नमस्ते दोस्तों। हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव के बाहर पुराना रास्ता, जहां लोग दिन में भी अकेले जाने से डरते थे, वहां से एक आदमी की चीख सुनाई दी। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ खून के निशान थे और मिट्टी पर घिसटने के अजीब निशान। कहानी शुरू होती है एक साधारण से परिवार से, जो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून ढूंढने गांव आता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस घर में वो रहने आए हैं वो सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक बंद पड़ी कहानी है, जिसे किसी ने कभी खत्म नहीं होने दिया। हर रात ठीक 3:07 पर घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिड़कियां धीरे धीरे खड़कती हैं और आईने में दिखता है एक चेहरा जो वहां होना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, परिवार के हर सदस्य के साथ कुछ अजीब होने लगता है। किसी को अपने नाम से आवाज सुनाई देती है तो किसी को अपने ही साये से डर लगने लगता है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उन्हें पता चलता है कि ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि कोई या कुछ उन्हें उस घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। गांव वाले भी इस घर का नाम लेने से कतराते हैं, और जो सच जानते हैं वो बोलने से डरते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो भी इस घर का राज जान जाता है वो जिंदा नहीं बचता। अब सवाल ये है, क्या ये परिवार उस डरावनी ताकत से बच पाएगा, या फिर वो भी उसी घर का हिस्सा बन जाएगा जहां से कोई कभी वापस नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो जो दिख रहा है वही सच है, या फिर असली डर अभी बाकी है? अगर तुम में हिम्मत है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। रात के करीब 9:30 बजे थे जब राजेश ने अपनी कार कच्चे रास्ते पर मोड़ी। शहर की रोशनी बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब चारों तरफ बस अंधेरा, पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। कार की हेडलाइट्स सामने की टूटी फूटी सड़क को जैसे तैसे दिखा रही थीं। पीछे सीट पर बैठी उसकी पत्नी सीमा बार बार खिड़की के बाहर झांक रही थी, जैसे उसे कुछ बेचैनी महसूस हो रही हो। और कितनी दूर है ये घर? सीमा ने हल्की झुंझलाहट के साथ पूछा। राजेश ने मोबाइल में मैप देखते हुए कहा, बस 5 मिनट और, गांव के आखिरी छोर पर है। सस्ता मिला है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उनका 10 साल का बेटा आरव पीछे चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार बाहर अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। अचानक उसने धीरे से कहा, पापा, यहां कोई खड़ा था अभी। राजेश ने तुरंत ब्रेक मारा और कार रोक दी। कहाँ? उसने थोड़ी घबराहट में पूछा। वहीं उस पेड़ के पास, सफेद कपड़ों में। आरव की आवाज कांप रही थी। राजेश ने हेडलाइट्स उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सूखे पेड़ और हिलती हुई टहनियां। हवा थोड़ी तेज चलने लगी थी। कुछ नहीं है, तुमने गलत देखा होगा, राजेश ने खुद को समझाते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। करीब 5 मिनट बाद वो एक पुराने जर्जर से घर के सामने पहुंचे। घर के चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी और दीवारों पर काई जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं रहा हो। सीमा ने घर को देखते ही कहा, तुमने सच में यही घर लिया है? ये तो बिल्कुल भूतिया लग रहा है। राजेश ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अरे यार, पुराना है इसलिए ऐसा लग रहा है, अंदर से ठीक होगा। जैसे ही उन्होंने कार से सामान उतारना शुरू किया, अचानक घर के अंदर से ठक 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 की आवाज आई। तीनों एकदम से रुक गए। तुमने सुना? सीमा ने डरते हुए पूछा। राजेश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, शायद खिड़की हिल रही होगी हवा से। लेकिन उस वक्त हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। राजेश धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने लंबे समय से बंद कमरे का दरवाजा खोला हो। अंदर पूरा अंधेरा था। राजेश ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली। दीवारों पर पुराने फटे हुए पेंट और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार ये आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। सीमा ने तुरंत राजेश का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम यहां नहीं रह सकते। राजेश ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई जानवर होगा या लकड़ी ढीली होगी, मैं देखता हूं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर जाते जाते उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने एक एक करके कमरे के दरवाजे खोलने शुरू किए।
हर कमरा खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई वहां से गया हो। अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। राजेश ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से नीचे वापस आने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने देखा कि सीमा और आरव दरवाजे के पास खड़े हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर अजीब सा डर था। क्या हुआ? राजेश ने पूछा। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, अभी अभी आरव के पीछे कोई खड़ा था। राजेश ने तुरंत आरव की तरफ देखा। क्या मतलब? आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो मुझे देख रहा था। आरव की आवाज अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। सीमा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कौन कह रहा है? आरव ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वो ऊपर वाला। राजेश का गुस्सा और डर दोनों एक साथ बाहर आए। बस बहुत हो गया, ये सब बकवास है। उसने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया और तीनों बाहर निकल आए। बाहर की हवा थोड़ी राहत देने वाली थी, लेकिन माहौल अभी भी भारी था। राजेश ने जल्दी जल्दी सामान वापस कार में रखना शुरू किया। हम अभी वापस शहर जा रहे हैं, उसने ठान लिया। जैसे ही वो कार स्टार्ट करने लगा, कार ने अजीब सी आवाज की और बंद हो गई। ये क्या? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सीमा की नजर अचानक सामने सड़क पर गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राजेश, सामने देखो। राजेश ने नजर उठाई और उसका दिल जैसे रुक गया। सड़क के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाला इंसान खड़ा था जिसे आरव ने पहले देखा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो सीधा उनकी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड तक सब कुछ जैसे थम गया। फिर अचानक वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कार स्टार्ट करो, सीमा चीख पड़ी। राजेश ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ाई। जैसे ही कार उस आकृति के पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। राजेश ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, वो बस तेजी से गाड़ी चलाता रहा। करीब 10 मिनट बाद वे गांव के बाहर मुख्य सड़क पर पहुंचे। वहां थोड़ी रोशनी थी, कुछ दुकानें खुली थीं और लोगों की आवाजें आ रही थीं। तीनों ने राहत की सांस ली। हम बच गए, सीमा ने धीमे से कहा। राजेश ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बाकी था। उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान के पास गाड़ी रोकी। वहां बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें गौर से देखा और पूछा, तुम लोग उस पुराने घर से आ रहे हो? राजेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सा डर छुपा था। क्योंकि जो भी उस घर से आता है, उसके चेहरे पर यही डर होता है। सीमा ने तुरंत पूछा, वो घर आखिर है क्या? बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, वो घर नहीं, वो एक जाल है। राजेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, किसका जाल? बुजुर्ग ने सीधे आरव की तरफ देखा और कहा, उसका, जो बच्चों को अपने साथ ले जाता है। ये सुनते ही सीमा ने डर के मारे आरव को कसकर पकड़ लिया। लेकिन हमने तो वहां से निकल आए, राजेश ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा। बुजुर्ग ने फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान दी। निकल आए? उसने धीरे से कहा। या वो तुम्हें जाने दे रहा है? तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी आरव ने अचानक धीमे से कहा, मम्मी, वो यहां भी आ गया। सीमा और राजेश ने एक साथ उसकी तरफ देखा। कौन? दोनों ने घबराकर पूछा। आरव ने धीरे धीरे अपनी उंगली पीछे की तरफ उठाई और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, चाय की दुकान के पीछे अंधेरे में वही काली आंखों वाला इंसान खड़ा था। सीमा और राजेश जैसे ही पीछे मुड़े, अंधेरे में खड़ी वो आकृति कुछ पल के लिए साफ दिखाई दी। लंबा कद, सफेद कपड़े और वो काली, बिल्कुल खाली आंखें, जैसे उनमें कुछ था ही नहीं, बस अंधेरा। सीमा की चीख निकल गई, राजेश, वो वही है। लेकिन अगले ही पल वो आकृति फिर से गायब हो गई। चाय की दुकान पर बैठे बाकी लोग जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अपने काम में लगे रहे। कोई घबराहट नहीं, कोई हैरानी नहीं, जैसे वो चीज सिर्फ इन्हीं तीनों को दिख रही थी। राजेश ने तुरंत उस बुजुर्ग की तरफ देखा। आपने देखा? वो यहीं था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था वो आएगा। मतलब? सीमा ने डरते हुए पूछा। बुजुर्ग धीरे धीरे उठकर उनके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उस घर में जो रहता है, वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ता नहीं। राजेश का गुस्सा अब डर में बदल चुका था।
ये सब क्या है, साफ साफ बताइए। बुजुर्ग ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, यहां नहीं, ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुम लोग मेरे साथ चलो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मजबूरी में उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पुराना घर था। बुजुर्ग उन्हें अंदर ले गया। घर साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे बाहर की डरावनी दुनिया यहां तक नहीं पहुंच सकती। बैठो, बुजुर्ग ने कहा। तीनों चुपचाप बैठ गए। आरव अब भी डरा हुआ था और सीमा उसका हाथ कसकर पकड़े हुई थी। मेरा नाम हरीराम है, बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, और मैं इस गांव में पिछले 40 साल से रह रहा हूं। मैंने उस घर को बनते भी देखा है और बर्बाद होते भी। राजेश ने तुरंत पूछा, वहां क्या हुआ था? हरीराम की आवाज धीमी हो गई। बहुत साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनका एक छोटा बेटा। सीमा और राजेश ध्यान से सुनने लगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वो बच्चा अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। आरव ने धीरे से पूछा, फिर? हरीराम ने उसकी तरफ देखा और बोला, फिर कुछ दिनों बाद उस घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रात के समय बच्चे के रोने की आवाज और कभी कभी हंसी। सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि उस बच्चे की आत्मा वापस आ गई है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। राजेश ने बीच में टोका, तो फिर उस परिवार का क्या हुआ? हरीराम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक रात उस घर से जोर जोर से चीखें सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, और जब दरवाजा तोड़ा गया, उसने गहरी सांस ली तो पूरा घर खून से भरा था, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा ने कांपते हुए पूछा, मतलब सब गायब हो गए? हरीराम ने सिर हिलाया, हाँ, और तब से जो भी उस घर में जाता है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। राजेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन हम तो निकल आए। हरीराम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम सच में निकल आए हो? राजेश कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक खिड़की अपने आप ठक 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 करने लगी। तीनों एकदम से चौंक गए। सीमा ने डर के मारे कहा, ये वही आवाज है। हरीराम का चेहरा गंभीर हो गया। वो यहां तक आ चुका है। राजेश ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर झांका, उसकी सांस अटक गई। बाहर, ठीक खिड़की के सामने, वही काली आंखों वाला चेहरा उसे घूर रहा था। इस बार वो पहले से ज्यादा पास था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रहा हो। राजेश ने ध्यान से सुना और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, वापस आओ। राजेश जैसे ही पीछे हटने की कोशिश करता है, खिड़की पर खड़ा वो काली आंखों वाला चेहरा अचानक गायब हो जाता है, लेकिन उसके शब्द वापस आओ अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या देखा तुमने? सीमा ने घबराकर पूछा। राजेश कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया, फिर धीरे से बोला, वो वही था, और वो हमें वापस बुला रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरीराम ने तुरंत खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। उसने खिड़की को जोर से बंद किया और पर्दे खींच दिए। अब वो खेल शुरू कर चुका है। हरीराम की आवाज भारी हो गई। कैसा खेल? राजेश ने पूछा। हरीराम ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, वो पहले डराका है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसता है और आखिर में तुम्हें खुद ही अपने पास बुला लेता है। सीमा ने तुरंत आरव को अपनी गोद में खींच लिया। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तभी आरव अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर तीनों सन्न रह गए। आरव? सीमा ने उसे हिलाते हुए कहा, लेकिन आरव की हंसी रुक नहीं रही थी और वो धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी, जैसे वो उसकी नहीं हो। हरीराम ने तुरंत गंभीर होकर कहा, इसे छोड़ो मत, ये शुरू हो गया है। राजेश घबरा गया। क्या शुरू हो गया है? हरीराम ने तेज आवाज में कहा, वो बच्चे से जल्दी जुड़ता है, क्योंकि उसका अपना रूप भी एक बच्चे का है। सीमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, मेरा बेटा ठीक है ना? तभी आरव की हंसी अचानक बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीमा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। सीमा की चीख निकल गई, राजेश! राजेश पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? आरव ने धीरे से कहा, मम्मी, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज दो अलग अलग आवाजों का मिश्रण थी, एक उसकी अपनी और दूसरी वही भारी डरावनी आवाज। हरीराम ने तुरंत जेब से एक पुराना तावीज निकाला और आरव के गले में डाल दिया। जैसे ही तावीज उसके शरीर को छुआ, आरव जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। आह! आह! उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ लड़ रहा हो। सीमा रोते हुए चिल्लाई, कुछ करो, उसे बचाओ। हरीराम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज तेज और सख्त हो गई।
कुछ सेकंड बाद आरव का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। वो बेहोश हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सीमा ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। राजेश अभी भी सदमे में था। ये क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। हरिराम ने गहरी सांस ली। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और अब उसने रास्ता बना लिया है। राजेश ने गुस्से और डर में पूछा, तो हम क्या करें? भाग जाएं यहां से? हरिराम ने सिर हिलाया। अब भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो फिर कोई रास्ता होगा ना उसे रोकने का? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, एक रास्ता है। राजेश तुरंत बोला, क्या? हरिराम ने गंभीर नजरों से उनकी तरफ देखा। तुम्हें उसी घर में वापस जाना होगा। सीमा ने जोर से कहा, नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। हरिराम ने सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं गए तो वो खुद आकर तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राजेश के चेहरे पर पसीना आ गया। और अगर हम गए तो? हरिराम की आंखें गहरी हो गईं। तो या तो तुम उसे खत्म कर दोगे या फिर तुम भी उस घर का हिस्सा बन जाओगे। कमरे में फिर से डर का साया फैल गया। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सीमा ने डर के मारे चीख मारी और उसी अंधेरे में किसी बच्चे की धीमी हंसी गूंजने लगी। ही ही ही। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ बाहर से आती हल्की चांदनी खिड़की के किनारों से अंदर झांक रही थी। उस डरावनी हंसी की आवाज हर कोने में गूंज रही थी, धीमी लेकिन साफ। ही 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 ही। सीमा ने आरव को कसकर अपनी गोद में दबा लिया। उसका शरीर कांप रहा था। राजेश, कुछ करो। राजेश ने हाथ आगे बढ़ाकर टटोलते हुए कहा, शांत रहो, मैं लाइट देखता हूं। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक। राजेश जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर वही हंसी और पास आ गई। ही 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 ही। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसके बिल्कुल कान के पास से आ रही हो। राजेश ने झटके से पीछे मुड़कर हाथ घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में फैल गया और उसी पल एक हल्की सी रोशनी जल उठी। हरिराम ने एक पुराना दिया जला दिया था। उस छोटी सी लौ में तीनों के डरे हुए चेहरे साफ दिख रहे थे। डरो मत, ये उसकी चाल है, हरिराम ने सख्त आवाज में कहा। वो हमें डराकर कमजोर करना चाहता है। राजेश ने गुस्से में कहा, लेकिन ये कब तक चलेगा? हम ऐसे नहीं रह सकते। हरिराम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगे। सीमा ने तुरंत कहा, मतलब हमें सच में उस घर में वापस जाना होगा? हरिराम ने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार सिर्फ जाना नहीं, उसका सच खत्म करना होगा। तभी जमीन पर पड़े आरव ने धीरे धीरे हरकत की। सीमा ने तुरंत उसे देखा। आरव, बेटा उठो। आरव की उंगलियां हल्की सी हिली, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उनमें अजीब सा डर था। मम्मी, उसने धीमे से कहा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो ना? आरव ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर इधर उधर देखा, फिर बोला, वो अभी भी यहां है। तीनों फिर से सन्न रह गए। कहां? राजेश ने पूछा। आरव ने कांपते हुए अपनी उंगली कमरे के कोने की तरफ उठाई। सबकी नजर वहां गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। राजेश ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं है वहां। लेकिन तभी दिए की लौ अचानक तेज तेज हिलने लगी और कमरे के उसी कोने में एक काला सा साया धीरे धीरे उभरने लगा। पहले धुंधला, फिर थोड़ा साफ, और फिर वही छोटा सा कद, बच्चे जैसा शरीर, लेकिन चेहरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। सीमा की चीख निकल गई। वो बच्चा है। हरिराम ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। पीछे हटो, उसने जोर से कहा। राजेश और सीमा तुरंत पीछे हट गए। वो साया अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। राजेश की सांसें जमने लगीं। ये असली है, उसने फुसफुसाया। हरिराम ने तावीज को कसकर पकड़ लिया और जोर से मंत्र पढ़ा। जैसे ही साया थोड़ा और पास आया, उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वो एक बच्चे का चेहरा था, लेकिन पूरी तरह सड़ा हुआ। आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा और मुंह पर अजीब सी मुस्कान। वो सीधे आरव की तरफ बढ़ रहा था। मुझे वापस चलना है, उसने टूटी फूटी आवाज में कहा।
सीमा ने आरव को पीछे खींच लिया। नहीं, दूर रहो। तभी वो साया अचानक तेजी से उनकी तरफ झपटा। हरिराम ने जोर से तावीज आगे बढ़ाया। रुक जा। और उसी पल वो साया एकदम से रुक गया। कमरे में सब कुछ थम गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर धीरे धीरे वो साया पीछे हटने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर आरव की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं इंतजार करूंगा। साया धीरे धीरे पीछे हटते हुए अंधेरे में विलीन हो गया, लेकिन उसकी आखिरी मुस्कान जैसे कमरे की दीवारों पर चिपक गई थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। दिए की लौ अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन माहौल अभी भी ठंडा और भारी था। सीमा ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या वो चला गया? हरिराम ने धीरे से सिर हिलाया। अभी के लिए हाँ, लेकिन वो वापस आएगा। राजेश ने गुस्से और डर के बीच कहा, तो हम कब तक भागते रहेंगे उससे? हरिराम ने गंभीर होकर कहा, अब भागना बंद करो, अब खत्म करना होगा उसे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव अभी भी सीमा से चिपका हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं। मम्मी, वो मुझे बुला रहा है, उसने धीमे से कहा। सीमा की आंखों में फिर आंसू आ गए। नहीं बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय कम है। वो धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा है और अगली बार शायद मैं उसे रोक न पाऊं। राजेश ने तुरंत पूछा, तो हमें क्या करना होगा? हरिराम ने अपनी अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें कुछ काले धागे, राख और एक पुरानी किताब थी। उसने किताब खोली। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसने पढ़ते हुए कहा। ये एक बंधी हुई आत्मा है, जिसे किसी ने जानबूझकर उस घर से जोड़ा है। राजेश चौंक गया। मतलब ये किसी इंसान का किया हुआ है? हरिराम ने सिर हिलाया। हाँ, और जब तक उसका बंधन नहीं टूटेगा, यह आत्मा किसी न किसी को अपने साथ लेती रहेगी। सीमा ने डरते हुए पूछा, तो बंधन कैसे टूटेगा? हरिराम ने किताब का एक पन्ना दिखाया। उसके लिए तुम्हें उस घर के अंदर जाना होगा और उस जगह को ढूंढना होगा जहां उसे बांधा गया है। राजेश ने पूछा, और वो जगह कहाँ है? हरिराम ने धीरे से कहा, घर के नीचे। नीचे? सीमा चौंक गई। हाँ, उस घर के नीचे एक पुराना तहखाना है, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। राजेश ने माथे पर हाथ रखा। हमने तो वहां कुछ नहीं देखा। हरिराम ने कहा, क्योंकि वो खुद नहीं दिखता, वो तभी खुलता है जब वो चाहे। कमरे में फिर खामोशी छा गई। और अगर हमने वो जगह ढूंढ ली तो? राजेश ने पूछा। हरिराम ने गंभीर आवाज में कहा, तो तुम्हें वहां एक पुरानी हड्डी या कोई वस्तु मिलेगी जो उस बच्चे की है। उसे आग में जलाना होगा, तभी उसका बंधन टूटेगा। सीमा ने तुरंत कहा, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो? हरिराम की नजरें गहरी हो गईं। तो वो तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाएगा, हमेशा के लिए। सीमा ने आरव को और कसकर पकड़ लिया। राजेश ने आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। ठीक है, उसने धीरे से कहा। सीमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम पागल हो गए हो, हम वहां वापस नहीं जाएंगे। राजेश ने सख्ती से कहा, अगर हम नहीं गए तो हम उसे खो देंगे। सीमा चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ पल बाद उसने भी धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, हम जाएंगे। हरिराम ने गंभीरता से कहा, लेकिन याद रखना, वहां जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें धोखा देगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप चररर करते हुए खुल गया। तीनों की नजर दरवाजे की तरफ गई। बाहर घना अंधेरा था और उस अंधेरे में धीरे धीरे दो काली आंखें चमकने लगीं। आओ, एक फुसफुसाहट गूंजी। आरव जैसे किसी के खिंचाव में आकर कदम आगे बढ़ाया। मैं आ रहा हूं, उसने बेजान आवाज में कहा। नहीं, सीमा चीख पड़ी। राजेश ने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी आरव ने अचानक इतनी जोर से खुद को छुड़ाया कि वो सीधे दरवाजे की तरफ भागा। आरव रुको, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो चुका था। कुछ सेकंड तक सब कुछ थम गया। फिर हरिराम ने तेज आवाज में कहा, वो उसे घर ले जा रहा है। राजेश की आंखों में खून उतर आया। चलो, और उसी पल तीनों उस डरावने घर की तरफ भाग पड़े, जहां अब उनका सबसे बड़ा डर उनका इंतजार कर रहा था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छा गए थे और चांद भी कहीं छिप गया था। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। राजेश, सीमा और हरिराम तेज तेज कदमों से उसी पुराने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ डर और भारी होता जा रहा था। आरव! सीमा बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो तीनों उस घर के सामने खड़े थे।
वही जर्जर दीवारें, वही टूटा दरवाज़ा और वही सन्नाटा। लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका इंतजार किया हो। राजेश ने बिना समय गंवाए दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। आरव! उसने जोर से आवाज लगाई। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन इस बार हवा बिल्कुल ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीली जगह पर खड़े हों। हरीराम ने तुरंत दिया जलाया। हल्की रोशनी में घर का अंदरूनी हिस्सा फिर से दिखने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी अंदर गया हो। सीमा ने कांपते हुए कहा, ये आरव के हैं। हरीराम नीचे झुककर उन निशानों को देखने लगा। नहीं, ये सिर्फ उसके नहीं हैं, उसने गंभीर होकर कहा। ये उसे ले जाने वाले के भी हैं। राजेश का गला सूख गया। मतलब वो यही है। तभी ऊपर से एक धीमी आवाज आई, मम्मी। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव! वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। रुको! हरीराम ने उसे रोकने की कोशिश की। अकेले मत जाओ। लेकिन सीमा नहीं रुकी। राजेश और हरीराम भी उसके पीछे पीछे दौड़े। तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। ऊपर का गलियारा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। मम्मी, इधर! वही आवाज फिर आई, इस बार एक कमरे के अंदर से। सीमा ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था। आरव! उसने धीरे से कहा। तभी कमरे के कोने में एक छोटा सा साया दिखा। सीमा तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। आरव! लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, वो साया धीरे धीरे पलटा और उसका चेहरा आरव का नहीं था। वो वही सड़ा हुआ चेहरा था, काली आंखें और डरावनी मुस्कान। सीमा की चीख निकल गई और वो पीछे गिर गई। भागो! हरीराम चिल्लाया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! तीनों अंदर फंस चुके थे। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम वापस आ गए? उसकी टूटी फूटी आवाज गूंजी। राजेश ने गुस्से में चिल्लाया, मेरा बेटा कहाँ है? साया हंसने लगा। हे, वो नीचे है। हरीराम ने तुरंत राजेश की तरफ देखा। तहखाना! राजेश समझ गया, हमें नीचे जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो अपने आप खुल गया। तीनों तुरंत बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ भागे। नीचे पहुंचते ही घर के फर्श में हल्की हल्की दरारें दिखने लगीं। ये पहले नहीं थीं, राजेश ने कहा। हरीराम ने गंभीर होकर कहा, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। अचानक फर्श का एक हिस्सा जोर से हिलने लगा और क्र्र की आवाज के साथ वो हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे एक काला गहरा गड्ढा नजर आया। तहखाना। उसमें से ठंडी हवा के साथ एक सड़ी हुई बदबू ऊपर आ रही थी और अंदर से आरव की हल्की आवाज, पापा बचाओ। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नीचे है। राजेश ने बिना सोचे कहा, मैं जा रहा हूं। हरीराम ने उसका हाथ पकड़ा। याद रखना, नीचे जो भी दिखे वो सच नहीं भी हो सकता। राजेश ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उस अंधेरे तहखाने में उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा उसे निगलता जा रहा था। पीछे सीमा और हरीराम खड़े थे, सांस रोके हुए। जैसे ही राजेश पूरी तरह नीचे पहुंचा, ऊपर का रास्ता अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! सीमा चीख पड़ी, राजेश! राजेश की चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तहखाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। नीचे घना अंधेरा था। राजेश कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी में उसने चारों तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। तहखाना बहुत बड़ा था, लेकिन हर तरफ सड़ी हुई चीजों की बदबू, दीवारों पर काले धब्बे और जमीन पर बिखरी पुरानी हड्डियां। आरव! उसने डरते हुए आवाज लगाई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दूर से हल्की आवाज आई, पापा! राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव, बेटा तुम कहां हो? यहां नीचे। आवाज और अंदर से आई।
राजेश तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ बदबू और तेज हो रही थी और अंधेरा और गहरा। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ टूटा। चक! उसने नीचे देखा, वो एक छोटी सी हड्डी थी। राजेश के हाथ कांपने लगे। हे भगवान! तभी उसकी टॉर्च की रोशनी आगे एक कोने पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कंकाल पड़ा था। राजेश का दिल जैसे रुक गया। ये उसी बच्चे का होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी कंकाल के पास कोई बैठा हुआ था। राजेश ने रोशनी उस पर डाली और उसकी सांस अटक गई। वो आरव था। वो चुपचाप उस कंकाल के पास बैठा हुआ था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। आरव! राजेश चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आरव धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं। पापा! उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। राजेश एक कदम पीछे हट गया। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। तभी अचानक तहखाने में चारों तरफ से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही। राजेश ने इधर उधर देखा और उसकी रूह कांप गई। तहखाने के हर कोने में छोटे छोटे साए खड़े थे। दर्जनों, नहीं शायद सैकड़ों। सबकी आंखें काली, सबकी नजरें उस पर। तुम देर से आए। कई आवाजें एक साथ गूंजी। राजेश का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। नहीं, मुझे आरव को लेकर जाना है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। तभी सामने खड़ा आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो अब हमारा है, उसने भारी आवाज में कहा। राजेश ने गुस्से में चिल्लाया, नहीं! उसे हरिराम की बात याद आई। हड्डी, उसे जलाना होगा। उसने तुरंत पास पड़े उस छोटे कंकाल की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे तहखाने में जोरदार चीख गूंजी। नहीं! सभी साए एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। राजेश ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कंकाल से एक हड्डी उठाई और जेब से माचिस निकाली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह तीली जलाई। बस खत्म हो जाओ, उसने दांत भींचकर कहा। जैसे ही उसने हड्डी को आग लगाई, तहखाने में आग की हल्की लपट उठी और उसी पल सारे साए तड़पने लगे। आ! उनकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। सामने खड़ा आरव भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो फिर से वही सड़ा हुआ बच्चा बन गया। तुमने मुझे क्यों जलाया? उसने दर्द में कहा। राजेश ने हिम्मत करके जवाब दिया, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को छूने की गलती की। आग धीरे धीरे बढ़ती गई और वो साया धीरे धीरे राख में बदलने लगा। तभी अचानक असली आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। पापा, उसने कमजोर आवाज में कहा। राजेश तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ गया हूं। जैसे ही वो साया पूरी तरह जलकर खत्म हुआ, तहखानी का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऊपर से रास्ता फिर से खुल गया। राजेश! सीमा की आवाज आई। राजेश ने ऊपर देखा और चिल्लाया, हम ठीक हैं। वो जल्दी से आरव को लेकर ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, सीमा ने दौड़कर आरव को गले लगा लिया और रोने लगी। हरिराम ने राहत की सांस ली। तुमने कर दिखाया। घर के अंदर अब वो डरावना माहौल नहीं था। सब कुछ शांत हो चुका था। राजेश ने गहरी सांस ली। सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आरव ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराया। उसकी आंखें एक पल के लिए फिर से काली हो गईं और उसके होठों से धीमी आवाज निकली, अभी नहीं। अभी नहीं। आरव के होठों से निकले ये शब्द सुनकर तीनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। सीमा ने तुरंत उसे अपने से थोड़ा दूर किया और डर से उसकी आंखों में देखने लगी। आरव! उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड तक सब कुछ थम गया। फिर धीरे धीरे आरव की आंखें फिर से सामान्य हो गईं। वो थका हुआ सा बोला, मम्मी, क्या हुआ? सीमा ने तुरंत उसे गले लगा लिया और रोने लगी। कुछ नहीं बेटा। लेकिन राजेश और हरिराम एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों समझ चुके थे, कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, हरिराम ने गंभीर होकर कहा। राजेश ने सिर हिलाया, हाँ, अभी के अभी। तीनों जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलने लगे। इस बार घर पूरी तरह शांत था। न कोई आवाज, न कोई साया,
जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन वो शांति बहुत भारी थी, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे, आसमान में हल्की रोशनी दिखने लगी थी। सुबह होने वाली थी। सीमा ने राहत की सांस ली। हम बच गए। राजेश ने भी गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी बेचैनी थी। हरिराम ने घर की तरफ देखा और धीमे से कहा, कभी कभी कुछ चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती। राजेश ने उसकी तरफ देखा। मतलब? हरिराम कुछ बोलता उससे पहले अचानक घर के अंदर से जोर की आवाज आई। धड़ाम। तीनों एकदम से पीछे मुड़े। घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और खिड़कियों के अंदर कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था। सीमा डर गई। ये फिर से शुरू हो गया क्या? हरिराम ने ध्यान से देखा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, उसने धीरे से कहा, ये कुछ और है। राजेश ने घबराकर पूछा, क्या? हरिराम ने घर की दीवार की तरफ इशारा किया। वो देखो। राजेश और सीमा ने ध्यान से देखा और उनकी सांसें थम गईं। घर की दीवार पर धीरे धीरे खून जैसे लाल निशान बन रहे थे, जैसे कोई अंदर से लिख रहा हो। कुछ ही सेकंड में पूरा वाक्य साफ हो गया। एक और। सीमा की चीख निकल गई। नहीं! उसने तुरंत आरव को कसकर पकड़ लिया। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब क्या है? हरिराम की आवाज भारी हो गई। मतलब वो अकेला नहीं था। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? राजेश फुसफुसाया। हरिराम ने धीरे धीरे कहा, तुमने एक आत्मा को खत्म किया है, लेकिन उस घर में और भी हैं। अचानक आरव ने फिर से सिर उठाया। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। पापा, उसने धीरे से कहा। राजेश ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? आरव ने धीरे धीरे घर की तरफ उंगली उठाई और बोला, वो मुझे नहीं, आपको बुला रहा है। राजेश का दिल जैसे रुक गया। क्या? तभी घर के अंदर से एक बहुत ही भारी और गहरी आवाज गूंजी, राजेश। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। ये आवाज पहले वाली नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा ताकतवर, कुछ ज्यादा खतरनाक। हरिराम ने तुरंत कहा, ये उसका असली रूप है। सीमा डर के मारे कांपने लगी। अब क्या करेंगे? हरिराम ने गहरी सांस ली। अब आखिरी सामना होगा। राजेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब उसके अंदर गुस्सा भी था। ठीक है, उसने धीरे से कहा, इस बार या तो वो खत्म होगा या फिर मैं। और वो धीरे धीरे एक बार फिर उस डरावने घर की तरफ बढ़ने लगा। डायमंड। राजेश के कदम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा गुस्सा भी था। पीछे सीमा रोते हुए उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हरिराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसे जाने दो, ये लड़ाई उसे ही खत्म करनी होगी, हरिराम ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। दरवाज़ा अपने आप चर्रर करते हुए खुल गया। राजेश अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हवा भारी थी, दीवारें जैसे सांस ले रही हों, और हर कोने से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। राजेश, राजेश, राजेश। राजेश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन है? सामने आ। अचानक पूरे घर की लाइट जैसी चमकी और फिर सब कुछ बदल गया। घर अब पुराना नहीं लग रहा था, सब कुछ नया, साफ, जैसे सालों पहले था। और सामने एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, लेकिन चेहरा इंसान जैसा नहीं, आंखें पूरी काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। तुम आखिर आ ही गए, उसने भारी आवाज में कहा। राजेश ने गुस्से में कहा, तू कौन है? वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं वो हूं जिसने इस घर को जिंदा रखा। मैं वो हूं जो हर उस आत्मा को बांधता है जो यहां मरती है। राजेश का गला सूख गया। तू इंसान है या? वो हंस पड़ा। मैं था कभी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक भूख हूं, आत्माओं की भूख। राजेश ने दांत भींच लिए। तूने मेरे बेटे को छूने की गलती की है। वो मुस्कुराया। तुम्हारा बेटा खास है, उसमें वो ताकत है जो मुझे और मजबूत बना सकती है। राजेश ने चिल्लाकर कहा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो धीरे धीरे और पास आया। कोशिश करके देख लो।
अचानक चारों तरफ से साए उभरने लगे। वही काली आंखों वाले चेहरे, सैकड़ों, हजारों, सब राजेश की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार राजेश नहीं डरा। उसे हरिराम की बात याद आई, बंधन तोड़ो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां जमीन के नीचे कुछ चमक रहा था। वो तुरंत वहां दौड़ा और जमीन खोदने लगा। पीछे से साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रुको, वो भारी आवाज गूंजी, लेकिन राजेश नहीं रुका। उसने मिट्टी हटाई और वहां एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। उसने उसे जोर से खोला। अंदर कई हड्डियां और कुछ अजीब ताबीज रखे थे। हरिराम की बात उसके दिमाग में गूंजी, जो भी बंधन की चीज मिले उसे खत्म कर देना। राजेश ने तुरंत माचिस निकाली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे पूरी पेटी में आग लगा दी। नहीं, वो जोर से चिल्लाया। पूरा घर हिलने लगा। सारे साए तड़पने लगे, दीवारें फटने लगीं। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, वो दर्द में चीखा। राजेश ने गुस्से में कहा, तूने बहुतों को फंसाया है, अब खत्म हो जा। आग तेजी से फैलने लगी। सारे साए एक एक करके जलने लगे। उनकी चीखें पूरे आसमान में गूंज रही थीं। वो आदमी धीरे धीरे राख में बदलने लगा। ये खत्म नहीं होगा, उसने आखिरी बार कहा, और फिर वो भी गायब हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। घर फिर से वैसा ही पुराना और खाली हो गया। राजेश ने चारों तरफ देखा, सब खत्म हो चुका था। इस बार सच में। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो बाहर आया। सीमा तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? वो रोते हुए बोली। राजेश ने हल्की मुस्कान दी। अब सब खत्म हो गया। आरव भी दौड़कर उससे लिपट गया। पापा, उसने कहा। राजेश ने उसे कसकर गले लगाया। हरिराम ने संतोष की सांस ली। तुमने कर दिखाया। धीरे धीरे सूरज निकल आया। घर अब शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। तीनों वहां से चले गए, हमेशा के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद एक नया परिवार उसी घर में रहने आया। घर बिल्कुल शांत, साफ और सस्ता था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा धीरे से बंद हुआ और दीवार पर धीरे धीरे खून जैसा एक शब्द उभरा, स्वागत है। और अंधेरे में कहीं बहुत गहराई से एक हल्की हंसी गूंजी, ही। रात हो चुकी है, और अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो अब वापस मुड़ना आसान नहीं होगा। तुमने देखा कैसे एक साधारण सा घर एक ऐसा जाल निकला जहां सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि आत्माएं कैद थीं। एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती, जो हर बार किसी नए शिकार का इंतजार करती है। राजेश और उसका परिवार तो बच गए, या शायद उन्हें बचा लिया गया, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नए दरवाजे के खुलने का इंतजार करती हैं। हो सकता है अगली बार वो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुले। हो सकता है वो आवाज़ तुम्हें भी बुलाए, और जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो कोई हो जो तुम्हें देख रहा हो। तो अगली बार जब तुम किसी पुराने सस्ते घर के बारे में सोचो तो एक बार ज़रूर सोच लेना, कहीं वो तुम्हें बुला तो नहीं रहा। अगर तुम्हें ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एहसास बन जाएं, तो जुड़े रहो मेरी चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक ऐसा राज जो तुम्हारी नींद हमेशा के लिए छीन सकता है। डायमंड।